बाजार में एक रोड पर सावित्री देवी रोज की तरह अपनी छोटी सी टोकरी लेकर मीठे पके हुए अमरूद बेच रही थी। उनकी दो बेटियां थीं। दोनों ही हीरे की तरह पली बढ़ी थीं। बड़ी बेटी सारिका देश की सरहद पर फौज में अफसर थी। छोटी नंदिनी इसी शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम थी। सावित्री देवी को अपनी बेटियों पर बहुत नाज था। जब भी कोई पूछता, अम्मा आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वो कहती, एक देश की रक्षा करती है और दूसरी जिले की। लेकिन सावित्री देवी आज भी कभी कभी बाजार में अमरूद बेचने बैठ जाती, पर अपनी बेटियों को कभी नहीं बताती। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक इंस्पेक्टर, जिसका नाम प्रताप सिंह था, अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर वहां आया। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और सीधा सावित्री देवी की टोकरी के पास आकर खड़ा हो गया। प्रताप ने टोकरी में से एक अमरूद उठाया और बिना कुछ कहे मुंह में डाल लिया। सावित्री देवी थोड़ी सकुचाई और बोली, साहब अमरूद मीठे हैं, आप चाहें तो तौल दूं। प्रताप सिंह ने अकड़ते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ दे 1 किलो। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से अमरूद तौलकर पॉलिथीन में दे दिए। प्रताप ने पैकेट लिया, फिर से एक अमरूद निकाला और सामने ही काटकर खाने लगा। कुछ देर तक चबाने के बाद उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या बेचा है तूने, एकदम बेस्वाद, अमरूद मीठा तो बिल्कुल भी नहीं है। सावित्री देवी घबराकर बोली, नहीं साहब, बहुत मीठे हैं, आप चाहे तो दूसरा चक्कर देख लीजिए। लेकिन प्रताप सिंह हंसते हुए बोला, चुप, तेरे अमरूद का एक दाना भी मीठा नहीं, तूने मुझे बेवकूफ बनाया है, और सुन, मैं एक भी नहीं दूंगा, समझी। सावित्री देवी ने हिम्मत करके हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब मेहनत से लाए हैं, कुछ तो पैसे दे दीजिए। बस यही सुनते ही प्रताप सिंह का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में झुककर पूरी टोकरी उठाई और सड़क की दूसरी तरफ जोर से फेंक दी। टोकरी पलट गई और सारे अमरूद सड़क, बाड़ियों और नाली में बिखर गए। सावित्री देवी हक्की बक्की रह गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए, होठ कांपने लगे। उनकी मेहनत और इज्जत दोनों ही सड़क पर कुचली जा रही थी। आसपास भीड़ जमा हो गई थी, लोग तमाशा देख रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस वर्दी वाले से कुछ कहे। फिर प्रताप सिंह ने अपनी मूंछों कर ताव दिया, बाइक स्टार्ट की और वहां से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भीड़ में से किसी ने सावित्री देवी की मदद नहीं की, लेकिन पास के ही एक घर की छत पर खड़ा एक नौजवान लड़का रोहन यह सब कुछ अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। उसका खून खौल रहा था। वो सावित्री अम्मा को बचपन से जानता था और उनका बहुत सम्मान करता था। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद किया और सोचने लगा कि इस वीडियो का क्या किया जाए। उसे पता था कि सावित्री अम्मा की एक बेटी फौज में है। उसने कहीं से उनका नंबर जुगाड़ किया था। उसने तुरंत वो वीडियो सारिका के व्हाट्सएप पर भेज दिया और नीचे एक छोटा सा मैसेज लिखा, सारिका दीदी। हजारों किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ियों के बीच बॉर्डर की एक चौकी पर सारिका अपनी राइफल साफ कर रही थी। तभी उसके फोन पर व्हाट्सएप का मैसेज टोन बजा। उसने फोन उठाकर देखा, एक अनजान नंबर से वीडियो आया था। उसने वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, सारिका के चेहरे का रंग बदलता गया। उसकी शांत आंखें गुस्से से लाल हो गईं। जब उसने इंस्पेक्टर प्रताप सिंह को अपनी मां की टोकरी उठाकर फेंकते देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसकी मां, जिसने उसे और उसकी बहन को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज सड़क पर बेबस रो रही थी और लोग तमाशा देख रहे थे। उसके अंदर का फौजी जाग उठा। उसका मन किया कि अभी यहां से जाए और उस इंस्पेक्टर की वर्दी नोच ले। उसने अपने दांत बींच लिए। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने तुरंत वो वीडियो अपनी छोटी बहन डीएम नंदिनी को फॉरवर्ड किया। वीडियो भेजते ही उसने नंदिनी को फोन लगाया। नंदिनी उस वक्त अपने ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में थी। उसने अपनी बड़ी बहन का फोन देखा तो मीटिंग रोककर फोन उठाया और पूछा, हाँ दीदी, सब ठीक है? ठीक है, कुछ भी नहीं है, बोली सारिका। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। मैंने तुझे एक वीडियो भेजा है, उसे देख, अभी के अभी देख। नंदिनी ने फोन होल्ड पर रखा और व्हाट्सएप खोला। वीडियो देखते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी मां, उसकी प्यारी मां सड़क पर बिखरे अमरूद के लिए रो रही थी। एक मामूली इंस्पेक्टर ने उसकी मां की इज्जत को सड़क पर रौंद दिया था। नंदिनी की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो एक डीएम थी, उसे भावनाओं में बहने का हक नहीं था। नंदिनी ने कांपती आवाज में कहा, दीदी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। ये सुनते ही सारिका फोन पर गुस्से में बोली, मैं आ रही हूं छुट्टी लेकर, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। नंदिनी नर्म आवाज में बोली, नहीं दीदी, आपकी जरूरत देश की सरहद पर है, ये मेरा इलाका है, ये लड़ाई मैं लूंगी, मां को इंसाफ मैं दिलाऊंगी, कानून के तरीके से। सारिका कुछ देर चुप रही। वो अपनी बहन की आवाज में छिपे इरादे को समझ गई थी। बोली, ठीक है, लेकिन उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए। नंदिनी ने कहा, आप चिंता मत करो दीदी, अब ये मेरा काम है, और फोन काट दिया। उसने मीटिंग में मौजूद सभी अफसरों से कहा, यह मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। नंदिनी अपनी सरकारी गाड़ी में नहीं बल्कि एक प्राइवेट गाड़ी में बैठकर अपने पुराने घर की तरफ निकली।
रास्ते में उसने अपने डीएम वाले कपड़े बदलकर एक साधारण सा नीला सलवार सूट पहन लिया। वो अपनी माँ के पास एक बेटी बनकर जाना चाहती थी, डीएम बनकर नहीं। जब वो घर पहुंची तो सावित्री देवी एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। अपनी बेटी को अचानक देखकर वो घबरा गईं। नंदिनी, तो यहाँ सब ठीक तो है? नंदिनी कुछ नहीं बोली। वो बस अपनी माँ के पास गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। माँ की गोद में सिर रखकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सावित्री देवी ने सिसकते हुए कहा। क्या बताती बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को कोई परेशानी हो, और वो पुलिस वाला है। छोड़ उसकी बात, आज तू इतने दिनों बाद आई है, आज मैं बहुत खुश हूं। नंदिनी ने अपनी मां के आंसू पोंछे और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, अब आप गरीब और अकेली नहीं है मां, आपकी बेटी इस जिले की मालिक है। मैं वादा करती हूं, जिसने भी आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी खोई हुई इज्जत मैं वापस लाऊंगी। सावित्री देवी ने अपनी बेटी की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास देखा। वो बस चुपचाप उसे देखती रही। उस रात नंदिनी ने एक पूरा प्लान बनाया। वो जानती थी कि अगर वो डीएम बनकर थाने जाएगी तो सारे पुलिस वाले उसके पैरों में गिर जाएंगे और असली गुनहगार कभी सामने नहीं आएगा। उसे उन्हें रंगे हाथों पकड़ना था। अगली सुबह उसने हरा सलवार सूट पहना और अपने सबसे भरोसेमंद अफसर एसडीएम विकास को फोन किया। विकास, मैं तुम्हें एक काम दे रही हूं और ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। उसने कहा, जी मैडम, हुक्म कीजिए। बोली, मैं अभी सिविल ड्रेस में शहर के कोतवाली थाने में एक शिकायत दर्ज करवाने जा रही हूं, अपनी पहचान छिपाकर। मैं चाहती हूं कि तुम ठीक 2 घंटे बाद जिले के एसपी, डीएसपी और बाकी बड़े पुलिस अफसरों की टीम के साथ थाने पहुंचो। जब तक मैं इशारा ना करूं कोई कुछ नहीं बोलेगा। विकास ने कहा, ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। नंदिनी ने फोन रख दिया। दोस्तों, अब खेल शुरू होने वाला था। नंदिनी ने एक साधारण सा हरा सलवार सूट पहना, चेहरे पर दुपट्टा डाला और एक आम नागरिक की तरह ऑटो पकड़कर कोतवाली थाने पहुंची। थाने का माहौल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। एक हवलदार ऊँघ रहा था और इंस्पेक्टर प्रताप सिंह और एसएचओ अमित पांडे चाय पीते हुए हंसी ठठोली कर रहे थे। नंदिनी डरते डरते उनकी टेबल के पास गई। जी, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। एसएचओ अमित पांडे ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या हुआ, किसने परेशान किया? जी, कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने। जैसे ही उसने इंस्पेक्टर का नाम लिया, प्रताप सिंह चौकन्ना हो गया। उसने नंदिनी को घूर कर देखा। क्या इंस्पेक्टर साहब ने? नाम क्या है तेरा और किस इंस्पेक्टर की बात कर रही है? जी, आप ही थे। आपने कल बाजार में एक बुजुर्ग महिला के अमरूद की टोकरी सड़क पर फेंकी थी। मैं उनकी बेटी हूं। नंदिनी ने अपनी आवाज में थोड़ी घबराहट लाने की कोशिश की। यह सुनते ही प्रताप और अमित जोर जोर से हंसने लगे। ओ, तो तू उस बुढ़िया की बेटी है? प्रताप ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तो क्या हुआ, सड़क पर गंदगी फैलाएगी तो लाठी पड़ेगी ना। चल भाग यहां से, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। नंदिनी ने थोड़ा साहस दिखाते हुए कहा, लेकिन यह गैर कानूनी है, आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। एसएचओ अमित गड़गड़ाया रही और बोली, मैं फिर भी लिखवाए बिना नहीं जाऊंगी। भैंस बढ़ रही थी कि तभी एक हवलदार भागता हुआ अंदर आया। उसकी सांसें फूली हुई थी। सर, जगदीश यादव जी थाने में आ रहे हैं। जगदीश यादव का नाम सुनते ही प्रताप और अमित दोनों के चेहरे का रंग बदल गया। जगदीश यादव शहर का एक बहुत बड़ा और दबंग नेता था, जिसके इशारे पर पुलिस वाले नाचते थे। दोनों इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से ऐसे उछले जैसे करंट लग गया हो। अरे जल्दी करो, गेट खोलो, अमित ने हवलदार को डांटा और दोनों भागकर गेट की तरफ गए, जैसे कोई बहुत बड़ा साहब आ रहा हो। एक सफेद सफारी गाड़ी थाने के अंदर आकर रुकी। उसमें से सफेद कुर्ता पजामा पहने जगदीश यादव उतरा। अंदर आते ही उसने अपने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या हाल है सिंहा, काम धाम अच्छा चल रहा है ना? कोई मुर्गा उर्गा फंसाया कि नहीं आज? प्रताप और अमित हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगे। अरे साहब, आपकी कृपा है, आइए बैठिए। लेकिन तभी जगदीश यादव की नजर कोने में खड़ी नंदिनी पर पड़ी। नंदिनी को देखते ही उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसके होश उड़ गए। वो जिस लड़की को एक आम लड़की समझ रहा था, उसे पहचानते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो तेजी से आगे बढ़ा और नंदिनी के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसका सिर झुका हुआ था। नमस्ते मैडम, आप यहाँ इस वक्त? मुझे फोन कर लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। उसकी आवाज में हकलाहट साफ थी। इंस्पेक्टर प्रताप और एसएचओ अमित हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये हो क्या रहा है? ये तो उस बुढ़िया की बेटी है। जगदीश यादव जी इसके सामने हाथ क्यों जोड़े खड़े हैं? जिस जगदीश यादव के सामने पूरा जिला झुकता है, वो इस साधारण सी दिखने वाली लड़की के सामने हाथ जोड़े क्यों खड़ा है? ये लड़की है कौन? प्रताप ने धीरे से अमित से पूछा। ये क्या हो रहा है? अमित ने भी घबराहट में सिर हिला दिया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, थाने के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। एक के बाद एक लाल बत्ती वाली गाड़ियां थाने के सामने आकर रुकी। गाड़ियों से डीएसपी, डीएम और जिले के कई बड़े आईएएस और आईपीएस ऑफिसर उतरे और तेजी से थाने के अंदर आए। वे सब आकर चुपचाप नंदिनी के पीछे लाइन बनाकर खड़े हो गए, जैसे अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहे हों। अब थाने में सन्नाटा था।
सिर्फ पंखे की घर घर की आवाज आ रही थी। प्रताप सिंह और अमित पांडे पत्थर के बुत बन चुके थे। उनके हलक सूख गए थे, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। तभी डीएसपी ने आगे बढ़कर गुस्से में प्रताप सिंह की तरफ देखकर कहा, इंस्पेक्टर, तमीज से खड़े हो जाओ। तुम जानते हो कि डीएम मैडम नंदिनी के सामने खड़े हो। डीएम मैडम, ये शब्द किसी बम की तरह थाने में फटा। प्रताप और अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। वो कांपते हुए नंदिनी को देखने लगे, जिसे वे कुछ देर पहले अमरूद वाली की बेटी कहकर बेइज्जत कर रहे थे। नंदिनी की आंखों में अब एक आम लड़की की घबराहट नहीं, बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रौब और गुस्सा था। उसने अपनी ठंडी और कड़क आवाज में कहा, इंस्पेक्टर प्रताप सिंह और एसएचओ अमित पांडे, दोनों की आत्मा तक कांप गई। यू आर सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। नंदिनी ने आदेश दिया, एसडीएम साहब, इन दोनों के खिलाफ वर्दी की धौंस दिखाने, एक आम नागरिक को अपमानित करने और अपनी ड्यूटी न करने के जुर्म में एफआईआर दर्ज कीजिए। साथ ही इनके खिलाफ एक विभागीय जांच भी बिठाई जाए। एसएसपी साहब ने तुरंत अपने मातहतों को इशारा किया और दोनों इंस्पेक्टरों की बेल्ट और टोपी उतरवा दी गई। कल तक जो शेर बने घूम रहे थे, आज बिल्ली की तरह सिर झुकाए खड़े थे। तभी नेता जगदीश यादव ने हिम्मत करके कहा, मैडम नादान है, गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए, मैं समझा दूंगा इनको। नंदिनी ने घूमकर जगदीश यादव को ऐसी नजरों से देखा कि वो कांप गया। नेताजी, ये नादान नहीं, सरकारी वर्दी में छुपे गुंडे हैं, और जहां तक समझाने की बात है तो अब इन्हें कानून समझाएगा, और बेहतर होगा कि आप इस मामले से दूर रहें, वरना जांच की आंच आप तक भी पहुंच सकती है। जगदीश यादव का चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गया कि इस नई डीएम से टकराना आसान नहीं है। वो चुपचाप सिर झुकाकर वहां से खिसक गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और गुस्सा था जो नंदिनी ने पढ़ लिया था। लेकिन नंदिनी एक दिन रात को जब खाना खा रही थी, तभी उसके पर्सनल फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोला, बस एक भारी सांस लेने की आवाज आई। फिर एक बदली हुई मशीनी आवाज में कोई बोला, डीएम साहिबा, शहर में नहीं हो, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर तो बस मोहरे थे, खेल तो अब शुरू होगा। नंदिनी ने कड़क आवाज में पूछा, कौन बोल रहा है? वही जिसकी दुम पर तुमने पैर रख दिया है, कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। नंदिनी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो समझ गई थी कि जगदीश यादव इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। उसे अब सिर्फ अपनी मां की इज्जत ही नहीं, बल्कि उनकी जान की भी फिक्र होने लगी थी। उसने तुरंत ही एएसपी को फोन किया और अपनी मां के घर के आसपास सादी वर्दी में 2 पुलिस वालों को तैनात करने को कहा। वो अपनी मां को डराना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई भी खतरा मोल लेना भी नहीं चाहती थी। अगले कुछ दिन शांति से गुजरे। नंदिनी को लगा शायद उसकी चेतावनी काम कर गई और जगदीश यादव पीछे हट गया है, लेकिन वो तूफान से पहले की शांति थी। एक सुबह जब सावित्री देवी बाजार में अपनी अमरूद की टोकरी लगाकर बैठी ही थी कि अचानक पुलिस की 3 गाड़ियां वहां आकर रुकी। उनमें से एक नया इंस्पेक्टर उतरा, जिसे नंदिनी नहीं जानती थी। उसने सावित्री देवी की टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें सूचना मिली है कि इन अमरूदों की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है, तलाशी लो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक सिपाही ने अमरूदों के नीचे से भूरे रंग के नशीले पदार्थ निकाले और चिल्लाया, सर, मिल गए नशीले पदार्थ। बाजार में हड़कंप मच गया, लोग कानाफूसी करने लगे। देखो डीएम की मां नशीले पदार्थ बेचती हैं। सावित्री देवी सन्न रह गईं। वो रोते हैं बोले, नहीं साहब, ये मेरा नहीं है, किसी ने मुझे फंसाया है। लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। पुलिस उन्हें जबरदस्ती जीप में बिठाकर ले गई। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। डीएम नंदिनी की मां नशीले पदार्थ के आरोप में गिरफ्तार। ये जगदीश यादव का मास्टर स्ट्रोक था। उसने नंदिनी पर सीधा हमला नहीं किया, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी मां पर वार किया था। अब नंदिनी एक अजीब दुविधा में फंस गई थी। वो अपने शक्ति का इस्तेमाल करके मां को छुड़ाती तो उस पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगता, और अगर वो चुप रहती तो उसकी बेगुनाह मां जेल में सड़ती। नंदिनी के ऑफिस में फोन की घंटियां बजने लगी। मीडिया, मंत्री, सीनियर अधिकारी, हर कोई जवाब मांग रहा था। तभी उसकी बहन आर्मी ऑफिसर सारिका का फोन आया। उसकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी थी। बहन, ये क्या हो रहा है? मैं आ रही हूँ, मैं उस जगदीश यादव को नहीं छोड़ूंगी। नंदिनी ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को स्थिर करते हुए कहा, नहीं दीदी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अगर हम भी उनकी तरह गैर कानूनी काम करेंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? ये लड़ाई अब कानून के दायरे में ही लड़ी जाएगी और जीती भी जाएगी। नंदिनी ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरा मीडिया हॉल खचाखच भरा था। कैमरों की फ्लैशलाइट उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसने माइक संभाला और कहा, मैं जानती हूं आप सबके मन में क्या सवाल है। मेरी मां पर गंभीर आरोप लगे हैं।
कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक आम नागरिक हो या डीएम की मां। इसलिए मैं इस केस की जांच से खुद को अलग करती हूं ताकि जांच पर कोई असर ना पड़े। एसपी साहब एक स्पेशल टीम बनाकर इस मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे। मुझे भारत के कानून पर पूरा भरोसा है। दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। नंदिनी का ये दाव देखकर जगदीश यादव भी हैरान रह गया। उसे लगा था कि नंदिनी बौखलाकर कोई गलत कदम उठाएगी, लेकिन उसने तो बड़ी समझदारी से खुद को जांच से अलग कर लिया था। लेकिन नंदिनी सिर्फ कानून के भरोसे नहीं बैठी थी। उसने रोहन को बुलाया, वही लड़का जिसने पहला वीडियो बनाया था। नंदिनी ने कहा, रोहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम बाजार में रहते हो, वहां की हर हरकत पर तुम्हारी नजर रहती है। पता लगाओ उस दिन मां की टोकरी के पास कौन कौन आया था। कोई भी अजीब हरकत, कोई भी नया चेहरा, मुझे हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। रोहन अपनी डीएम दीदी की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। उसने बाजार के दूसरे दुकानदारों और अपने दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक सुराग मिला। पास की एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक आदमी सावित्री देवी की टोकरी के पास कुछ रखते हुए दिखा था। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन वो वही आदमी था जिसे लोगों ने सस्पेंड हुए इंस्पेक्टर प्रताप सिंह के साथ कई बार देखा था। सबूत मिल चुका था। ये सारा खेल जगदीश यादव ने अपने पिट्ठू सस्पेंड हुए इंस्पेक्टरों के जरिए रचा था। अब बारी नंदिनी की थी। उसने एसपी के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। उन्होंने ये झूठी खबर फैलाई कि सीसीटीवी फुटेज में नशीला पदार्थ रखने वाले का चेहरा साफ साफ आ गया है और पुलिस उसे पकड़ने ही वाली है। ये खबर सुनते ही जगदीश यादव के कैंप में खलबली मच गई। उसने तुरंत प्रताप सिंह को फोन किया। वो आदमी पकड़ा नहीं जाना चाहिए, उसको कुछ करो वरना हम सब पकड़े जाएंगे। जगदीश यादव को नहीं पता था कि उसका फोन पहले से ही पुलिस के सर्विलांस पर था। प्रताप सिंह और अमित पांडे उस आदमी को ठिकाने लगाने के लिए जैसे ही शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंचे, नंदिनी और एसपी ने अपनी पूरी टीम के साथ उन्हें घेर लिया। हाथों पकड़े जाने पर दोनों ने जगदीश यादव के खिलाफ अपना मुंह खोल दिया। अगली सुबह जब जगदीश यादव अपने घर पर बैठकर चाय पी रहा था और अपनी जीत का जश्न मनाने की सोच रहा था, तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने डीएम, नंदिनी, एएसपी और भारी पुलिस फोर्स को देखकर उसके होश उड़ गए। वो हकलाते हुए बोला, ये क्या हो रहा है मैडम? नंदिनी ने अपनी आंखों में इस्पात जैसी कठोरता के साथ कहा, खेल खत्म हो गया नेताजी। आपके मोहरे पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने आपके सारे राज उगल दिए हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं है। जगदीश यादव चिल्लाया, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकती। एसपी ने आगे बढ़कर उसके हाथ में अरेस्ट वारंट थमाते हुए कहा, सबूत ये हैं। सबूत आपके सजा के कारणों का लिखित ब्यौरा। हमारे पास आपकी फोन रिकॉर्डिंग है जिसमें आप एक गवाह के खिलाफ अभद्र शब्द बोल रहे थे। अब आप हमारे साथ थाने चलेंगे। जगदीश यादव का राजनीतिक साम्राज्य एक ही पल में ढह गया। उसे हथकड़ियां पहनाकर पुलिस जीप में ले जाया गया। उसी शाम सावित्री देवी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब वो जेल से बाहर आई तो नंदिनी उन्हें लेने आई थी। माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी और बोली, अब आपको अमरूद बेचने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह सावित्री देवी को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपनी पोस्टिंग पर लेकर चली गईं और दोनों साथ में हंसी खुशी रहने लगे। जब उसकी बड़ी बहन सारिका की आर्मी से छुट्टी मिलती तो वो भी आ जाती। तीनों साथ में हंसी खुशी रहते। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन और शिक्षा के लिए है। सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसे कहानी के रूप में देखें और आनंद लें। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि नंदिनी का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।